हेलो दोस्तों, आई एम राम। आई होप आप सभी ठीक होंगे और यही उम्मीद है सभी खुशहाल रहें, आबाद रहें। तो हमारी जो क्लासेस थी, जो एक कंटिन्यू सिनेरियो की क्लासेस थी, उनमें स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ हम करंट अफेयर को भी देख रहे थे, जिसमें हमने वीकली करंट अफेयर शुरू किया था, राइट। और वीकली करंट अफेयर के साथ साथ हमने कुछ ज्वलंत मुद्दे की भी टॉपिक लेने चालू कर दिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो सके, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो सके। आई होप कि सभी के पास अभी तक की प्लेलिस्ट एक्सेस हो चुकी होंगी और सभी लोग पुरानी क्लासेस जो आई हैं स्टार्टिंग से, उन सारी क्लासेस को एक्सेस कर चुके होंगे और कंटिन्यू प्रिपरेशन चालू की होगी। आज का जो टॉपिक है आज के जो टॉपिक हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत मुद्दों में है, काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत मुद्दों के अंदर आए। और ये टॉपिक आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें टॉपिक, उससे पहले सब लोग शेयर कर देना एक एक बार और लाइक करना मत भूला करो। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, ताकि हमें पता चलता है कि आउटपुट क्या आ रहा है, आपके साथ कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि एक क्लास दो क्लास इन चीज़ों पर होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। क्लियर है? तो आज के जो टॉपिक है वो एक टॉपिक है हमारा कि आपने देखा होगा कि इंडिया ने चाइनीज ऐप बैन किए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप बैन किए थे। और दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है जातिगत जनगणना, कि कई पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन आता है तो कई तरह के एजेंडे, कई तरह के मुद्दे निकल के आते हैं। उन्हीं में से एक एजेंडा और एक मुद्दा किसका था? जातिगत जनगणना का था। क्लियर है? तो ऐसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम थोड़ा सा पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है एप्स बैन पर, कि एप्स बैन हुआ इंडिया के अंदर। चाइना के 118 ऐप बैन किए गए एक एक करके। तो आखिर ऐप बैन इंडियन गवर्नमेंट क्यों कर रही है, या क्या चाइनीज ऐप ही बैन कर सकती है, या किसी भी देश के ऐप इंडिया के अंदर बैन किए जा सकते हैं, या इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए ऐप कोई अदर कंट्री बैन कर सकता है। और ऐप बैन कैसे होता है और ऐप बैन करना इंडियन सिक्योरिटी के मुद्दे से कैसे जुड़ा हुआ है, ये सारे पहलू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐप्स को बैन करने की बात कही तो उन्होंने सीधे सीधे सिक्योरिटी मुद्दे को लेकर के बात उठाई कि हमारे इंडियन सिक्योरिटी को खतरा है कि जो चाइनीज ऐप आ रहे हैं, जो चाइना ऐप चला रहा है और जो ऐप इंडिया में यूज हो रहे हैं, वो ऐप क्या करते हैं, इंडियन सिक्योरिटी डेटा को कलेक्ट करके वहाँ भेजते हैं। तो सिक्योरिटी का मुद्दा बना करके जहाँ पर देश की संप्रभुता, सहिष्णुता की बातें आएंगी,
वहां पर कोई भी गवर्नमेंट ऐप्स को बैन कर सकती है किसी भी कंट्री के। क्या ये बात क्लियर है? तो संविधान के अंदर ये बात मेंशन कहां पर है? आप देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और 2000 की धारा 69A, 2000 की धारा 69A, इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के ऐप को बैन कर सकती है। क्लियर है क्या ये बात? इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के ऐप को सिक्योरिटी का मुद्दा बना करके बैन कर सकती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले बात मैं एक बार बता दूं, ये एक तो सिक्योरिटी का टॉपिक हो गया। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वहां से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात ध्यान रखें। क्लियर है क्या ये बात? अब देखो, तो सरकार द्वारा चीन की अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चीन निर्मित या चीन से जुड़ी हुई 54 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये पहले हैं जो 54 ऐप बैन हुए। और कौन बैन करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या? इन ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो दलील रखी है कि हम बैन करने क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इस वजह से हम चाइनीज ऐप बैन करेंगे। क्लियर है क्या ये बात? तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, बिना स्क्रीनशॉट के आगे ना बढ़ें, क्योंकि आप सभी के पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स का होना। चलिए, सरकार द्वारा पूर्व में किन अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो आईटी मंत्रालय द्वारा अब तक कुल मिलाकर करीब 300 ऐप्स और उनके प्रॉक्सी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो आईटी मंत्रालय ने कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं अभी तक? करीब 300। तो इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में नोट्स बना सकते हैं, कंटेंट बाईलैंग्वेज है। मंत्रालय द्वारा इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताया गया था। तो आप किसी भी ऐप्स को, किसी भी अदर सॉफ्टवेयर को, वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, आप उसे सीधे तौर पर बैन नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर रीजन देना होगा कि आप उस ऐप्स को अपनी कंट्री के अंदर बैन क्यों करना चाहते हो। तो इंडिया ने क्या बोला, मंत्रालय ने, आईटी मंत्रालय ने बोला कि ये ऐप हमारी भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है, अखंडता के लिए खतरा है, भारत की सिक्योरिटी का मुद्दा है, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। क्लियर है क्या? और बिल्कुल ये सारी बातें सच थी। आपने देखा होगा टिकटॉक आया था तो आधे बाल सफ़ेद, आधे बाल ब्लैक, आधे बाल वो चप्पल से मारे हुए लगते थे और आकर के सामने, मतलब अजीब अजीब की हरकतें बाहर निकल के आ रही थी। तो इससे हो क्या रहा था, यूथ का डाइवर्जन हो रहा था। तो सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है अगर कोई सॉफ्टवेयर आता है।
हाँ, अपने हुनर को बाहर लेके आओ, किसी मंच पर पेश करो। क्लियर है क्या ये बात? चलिए, आखिर आवश्यकता क्या है, सरकार की दलीलें क्या हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप उनके डाटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें भी शामिल हैं। उनका दुरुपयोग चोरी करने के लिए और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनाधिकृत तरीके से उन सर्वरों पर प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है जो भारत के बाहर स्थित हैं। ये गवर्नमेंट की दलीलें थी कि जो भी ऐप हैं एंड्रॉयड में, iOS में, वो सारे मोबाइल ऐप क्या कर रहे हैं, जो उनके अंदर डेटा जाता है। जैसे आप कभी कोई ऐप डाउनलोड करते होंगे, कोई सॉफ्टवेयर, तो क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर पे लॉगिन मांगता है। क्या मांगता है? लॉगिन। कि आप या तो अपना मोबाइल नंबर डालिए या तो आप अपनी जीमेल आईडी डालिए। क्लियर है? मांगता है ना। और आप क्या करते हैं, अपनी जीमेल आईडी या जैसे ही फ़ोन नंबर डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके मोबाइल नंबर पढ़ते ही आपका पूरा डेटा उस सॉफ्टवेयर की कंपनी के पास चला गया। आपको लगता होगा कि हम लॉगिन कर ले रहे हैं, लॉग आउट कर देंगे। तो जब भी कोई भी डेटा निकल के जाता है तो ये समझ लो सोशल प्लेटफॉर्म पे सिक्योर नहीं होता। आई होप की बात क्लियर होगी। तो इन्हीं डेटा को चोरी की वजह से, इन्हीं डेटा के दुरुपयोग की वजह से भारत सरकार ने बोला, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बोला कि ये जो डेटा चोरी हो रहा है, इनका दुरुपयोग हो रहा है, और इनकी चोरी कौन कर रहा है? जो बाहर, भारत से बाहर बैठे हुए लोग हैं। क्लियर है क्या ये बात? आई होप की बात क्लियर होगी। चलिए, इन आंकड़ों का संकलन और इनकी माइनिंग पर प्रोफाइलिंग उन तत्वों द्वारा किया जा रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए खतरनाक है। तो चाहे डेटा को कंपाइल कर रहे हो ये लोग, चाहे डेटा की माइनिंग हो, प्रोफाइलिंग हो, तो ये जो डेटा जा रहा था ये भारत की रक्षा के लिए खतरा था। सिंपल सी बात है। एक बात सोचो, चाइना है, चाइना में सोचो कि चाइना कितने ऐप हैं जो अदर कंट्री की यूज करता है। सोचना कभी इस बारे में। आपको यहाँ से निग्लिजिबल डेटा मिलेगा, बिल्कुल निग्लिजिबल। पता चलेगा कि चाइना तो कोई ऐप यूज ही नहीं करता बाहर का। यानी कि मतलब क्या हुआ, चाइना के अंदर जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, या चाइना का जो भी डेटा है, वो उसकी कंट्री के बाहर गया ही नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये ऐप आया, वो ऐप आया, हमें डांस करना है, हम ऐप में बैठ के बकैती करेंगे। और उस डांस, उस बकैती के चक्कर में क्या करते हैं, अपने देश का डेटा दूसरों को सौंपते रहते हैं। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इस प्रकार से उसका प्रभाव अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह है। यह बहुत ही गंभीर मामला है और यह तत्काल चिंता का विषय है जिसके लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आईटी मंत्रालय ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन बातों का जिक्र किया, इन बातों की दलीलें रखी कि ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारी कंट्री के लिए ठीक नहीं है, और जाकर के ये ऐप बैन किए गए इंडिया के अंदर। क्लियर है क्या? आई होप कि सारे लोग नोट्स बना रहे होंगे। प्लीज़ प्रिपेयर करते चलिएगा नोट्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके पास कंटेंट का होना। बिना कंटेंट के अगर आप सोचें
कि आप रिवाइज कर लेंगे या कुछ ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, तो भूल जाइएगा कि ऐसा कुछ होने वाला होता है। जब तक कंटेंट नहीं है पास में, आप पढ़ोगे कैसे? सिंपल सी बात ये है। इसी वजह से आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, आपके लिए सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, फिर उन्हें कंपाइल किया जाता है और लेके आते हैं कि जो न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है उसे पूरा कंटेंट में कन्वर्ट करना ही एक टास्कफुल रहता है। क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। तो गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को ब्लॉक करने से संबंधित विस्तृत सिफारिशें भेजी हैं। किसने? द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर under the Ministry of Home Affairs has also sent detailed recommendations related to blocking these malicious apps. आई होप की बात समझ में आ गई होगी कि क्या दलीलें थी और क्यों बैन किए गए। वो लोग डेटा का रॉन्ग यूज कर रहे थे जो देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है, कभी सवाल आता है कि बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी के साथ साथ भारत के अंदर बढ़ते हुए ऐप्स या सॉफ्टवेयर देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप बिल्कुल एग्री करिएगा। वो बोल सकता है चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये सारे पॉइंट वो यूज करके आपके सामने एक अच्छा सा सवाल पेश कर सकता है। तो इसके लिए आपके पास होना जरूरी है तो सबसे पहले कंटेंट और एक ब्रॉड नॉलेज। कुछ लोग जो होते हैं पहले दिन से ही आंसर राइटिंग की भोपू बजाते हैं कि हम आज से आंसर राइटिंग करेंगे। यार एक बात बताओ, आप आंसर राइटिंग किस बिहाफ पे करोगे? किस बिहाफ पर? कि किसी बुक से आपने थोड़ी सी बात पढ़ ली और किसी नादर बुक से थोड़ी सी बात पढ़ ली, उस बिहाफ पे आप आंसर राइटिंग चालू कर दोगे? वाह, मतलब की बात तो वही होगी ना फिर, कि हम चैलेंज कर देंगे, है ना। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A क्या कहती है? ये धारा, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंधों के लिए या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। यह कानून भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के मुद्दों से निपटने के लिए प्रमुख कानून है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रावधान क्या है, कौन राइट देता है केंद्र सरकार को, तो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A, जो ये बोलती है केंद्र सरकार को कि भारत की संप्रभुता के लिए अगर कोई खतरा है, कोई ऐसी सामग्री है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और जो मित्रवत देश है उनके संबंधों के लिए अगर खतरा है, तो उसे ब्लॉक कर सकती है और जो साइबर अपराधी है इस तरह का, उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। क्लियर है क्या? और जो साइबर अपराध इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के मुद्दे से हैं, वो भी प्रमुख कानून है इसी कानून से जुड़े हुए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है कि जैसे आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपके साथ चीटिंग हो जाए, कोई बैंक चीट कर ले आपको। क्लियर है? तो इन चीज़ों के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A केंद्र सरकार को इन सारी बातों के लिए प्राधिकृत करती है। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, एज अ ट्रिज याद कर लेना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा।
कि जब आप आंसर लिखोगे तो आपके पास कोड करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आखिर आप किस बिहाफ पर बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार बैन कर सकती है। तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A 69A। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ें। आखिर इस कदम के निहितार्थ क्या है? तो निहितार्थ देखेंगे तो 100 से अधिक चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस को अवरुद्ध करने से पता चलता है कि भारत सरकार यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहती है कि वह संभावित खतरनाक भू राजनीतिक मुद्दे से निपटने में प्रौद्योगिकी के लिए एक विशाल बाजार के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाने से नहीं कतराएगी। यानी आपने देखा होगा कि जब चाइना इंडिया का मैटर चल रहा था, लैंड को लेकर के, बॉर्डर को लेकर के, तभी ये सारी बातें सामने आई थी निकलकर। क्यों? क्योंकि इन सॉफ्टवेयर से जो पैसा आता है वो सीधे कहाँ जाता था? चाइना के पास, क्योंकि चाइनीज ऐप थे, जिसके ऐप होंगे उसी के पास वो पैसा जाएगा। तो इससे चाइना को फाइनेंशियली काफी ज्यादा झटका लगा था। तो इंडिया का निहितार्थ यही था कि आप अगर भू राजनीतिक मुद्दों से पीछे नहीं हटोगे, आप भू राजनीतिक मुद्दों में उलझाओगे, हमें परेशान करोगे, तो जो आप एक प्रौद्योगिकी का बड़ा बाजार खड़ा करते जा रहे हो, हम उससे आपको लाभ नहीं उठाने देंगे। और अगर मौका मिला तो खुद लाभ उठाने से कतराएंगे भी नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब प्रतिबंध पर चीन की प्रतिक्रिया क्या है? कि बैन हुआ तो अब चीन भी तो रिटेलिएट करेगा कि आपने उसके 118 ऐप बैन किए, 100 से ज्यादा ऐप बैन किए, तो आखिर जो चीन को झटका लगा, जो चीन को दर्द मिला, उसके बाद रिटेलिएट क्या हुआ? तो चीन का कहना है कि भारत इस प्रकार की कार्रवाई विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन हो सकती है। यानी कि चाइना ने इन प्रतिबंधों को WTO का उल्लंघन बताया। क्या बात क्लियर है? किसका उल्लंघन? WTO का, कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम है, रूल एंड रेगुलेशन है, और ये जो भारत कार्रवाई कर रहा है, तो WTO के नियमों का उल्लंघन हो सकता है ये भारत की कार्रवाई। तो चीनी सरकार ने कहा है भारत द्वारा अस्पष्ट और अवास्तविक आधारों पर चुनिंदा और भेदभावपूर्ण तरीके से कुछ चीनी ऐप्स पर की जाने वाली कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के खिलाफ है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अपवादों का दुरुपयोग करती है और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करने वाली प्रतीत होती है। तो चाइना की नज़रों में क्या था कि इंडिया सही से स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। जो इंडिया की रुख है, जो इंडिया का रुख है, वो अवास्तविक है, अस्पष्ट है। कुछ जो चुनिंदा और भेदभावपूर्ण तरीके हैं उनसे चाइनीज ऐप पर बैन लगाया गया है। क्लियर है? और चाइना ने बोला कि ये जो प्रक्रिया है ये पारदर्शी नहीं है और ये WTO के जो नियम है, रूल हैं, रेगुलेशन है, उनका उल्लंघन भी करती है। तो ये बात भी निकल करके बाहर आई चाइना के रिटेलिएट के रूप में। जब प्रतिबंध के बाद चाइना ने प्रतिक्रिया दी अपनी। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जातिगत जनगणना। आई होप कि ऐप आपको समझ में आया होगा कि आखिर बैन क्यों किया गया।
तो आपका नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से लेकर के इंडिया के बिहाफ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। आप इस बार का प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो मेंस भी देंगे, अगर प्रीलिम्स होता है आपका, तो उनके लिए आपको इन सारी चीज़ों में तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको क्लियर एंड कंफर्म बात बता देता हूँ। हाँ, मे भी हो सकता है मेरी क्लासेस बड़ी हो जाती हैं या चीज़ें ज़्यादा एलिब्रेट हो जाती हैं, थोड़ा सा बोर लगता होगा पढ़ने में, लेकिन बता रहा हूँ इन चीज़ों के बिना आप पार भी नहीं हो सकते। ये रिटर्न ले लेना कि इन चीज़ों के बिना आप पार भी नहीं हो सकते। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़ें। तो जातिगत जनगणना के आंकड़ों का महत्व क्या है, या जातिगत जनगणना होती क्या है, जातिगत जनगणना की बातें क्यों आई, जातिगत जनगणना कब आई। अभी हाल ही में जातिगत जनगणना का जो एकदम की बूम से उठा था वो क्या है, अखिलेश यादव अपने लिए हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना के फायदे क्या हैं, जातिगत जनगणना के लॉस क्या हैं, जातिगत जनगणना से देश के अंदर माहौल कैसा क्रिएट होगा, सिनेरियो कैसा बनेगा। आपको इन सारे पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो पहली बात, जातिगत जनगणना का मतलब होता है कि आप जाति के आधार पर जनगणना कराएं। जैसे मान लो जनरल है तो जनरल वालों का अलग, ओबीसी है, ओबीसी देख लो कितने हैं, एससी है, एसटी है। क्लियर है? और उसके बेसिस पर इसका केवल एक ही मुद्दा होगा बाद में, यह होता है आरक्षण, कि आरक्षण कैसे और कैसे दिया जाए। कुछ लोग बोलेंगे आरक्षण बैन होना चाहिए, बोलते भी हैं। तो आरक्षण कितना सही है कितना गलत है वो कभी आरक्षण वाला जब टॉपिक लेकर के आएंगे तब बताएंगे कि आरक्षण कितना सही है और कितना गलत है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आरक्षण को लेकर के। हाँ, क्योंकि आरक्षण जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम का समाज का सिनेरियो ही कुछ अलग था। लेकिन आज का सिनेरियो चेंज हुआ है, तो आरक्षण को लेकर के भी रूल रेगुलेशन चेंज हुए होंगे, नहीं हुए हैं, चेंज होने चाहिए। आप 1947 का आरक्षण का जो रूल रेगुलेशन है वो अगर आज भी चल रहा है देश के अंदर तो ये देश के लिए सही नहीं है। तो आप इस बात को जब क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप बताइए इन बातों को कि वक्त के साथ पूरे एरा में चेंजेस आते हैं। पहले एससी एसटी दबा हुआ था, आज कुछ मेन तबके में आया है और आगे इंप्रूवमेंट होगा। अब कोई एससी मिनिस्टर है, अब एससी मिनिस्टर है तो एक बात बताओ, अब उसे आरक्षण क्यों चाहिए, है ना। लेकिन एससी मिनिस्टर है लेकिन उसकी बेटी को आरक्षण मिल रहा है। मिनिस्टर है, सिंपल सी बात है, बताइए किस चीज़ की कमी होगी उसके पास। और आज देश का ऐसा कौन सा नेता है जिसके पास किसी चीज़ की कमी है। तो इन बातों पर भी कानून बनने चाहिए, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए अखिल भारतीय आरक्षित सीटों में ओबीसी के लिए 27% कोटा को बरकरार रखा और पुनः दोहराते हुए कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोई छूट नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत समानता के सिद्धांत का विस्तार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए ओबीसी के लिए, कि जो उनका 27% का कोटा है उसे बरकरार रखा जाए। और इस बात को उन्होंने फिर दोहराया कि जो आरक्षण है ये कोई छूट नहीं है, बल्कि जो समानता का अधिकार का राइट है, फंडामेंटल राइट है 15(1) में, वो समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ये आरक्षण रखा गया है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली।
तो भारतीय संदर्भ में इसे एक सकारात्मक विभेद के रूप में देखा जाता है। तो आपको आरक्षण को एक भारतीय संदर्भ में देखने की जरूरत है। आरक्षण की कहानी केवल आज नहीं पढ़नी, आपको देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक का सिनेरियो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। चलिए, तो संबंधित प्रकरण क्या रहा? अंतर्निहित अच्छे इरादों के बावजूद सकारात्मक विभेद एक विवादास्पद विषय रहा है। कई लोग आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाइयों का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि इस तरह के प्रावधान केवल जाति भेद को कायम रखते हैं और वे जाति विहीन समाज की मांग करते हैं। तो सिंपल सी बात है, समाज है, तरह तरह के लोग, तरह तरह की सोच होती है। तो कुछ लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो आरक्षण है वो आरक्षण जाति भेद को कायम रखते हैं, और वो लोग क्या चाहते हैं कि जाति विहीन समाज की मांग करते हैं। जाति विहीन समाज हो, कास्टलेस सोसाइटी हो। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ क्लियर कट, कि भारत जैसे देश में जाति विहीन समाज की कल्पना ठीक है, वो कल्पना तक ही ठीक है, लेकिन जाति विहीन समाज रियलिटी में कब आएगा इस देश के अंदर, ये एक कल्पना के बाहर का विषय है। अगर रियलिटी में देखेंगे, क्योंकि समाज के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर जिस तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो धर्म के प्रैक्टिस को लेकर के हो, चाहे वो रीति रिवाजों को लेकर के हो, चाहे वो फेस्टिवल को लेकर के हो, चाहे वो कोई कल्चरल एक्टिविटी हो। यानी कि जिस कंट्री के अंदर हर पग पर डाइवर्सिटी है, जिस सोसाइटी के अंदर ईच एंड एवरी स्टेप पर डाइवर्सिटी है, वहां पर जाति विहीन समाज की कल्पना तक ही ठीक है। लेकिन अगर उसे रियलिटी में देखना चाहेंगे तो वो कल्पना के बाहर की बातें हैं। क्लियर है क्या ये बात? आई होप की बात क्लियर होगी। चलिए, लेकिन जैसा कि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, जाति विहीनता एक विशेषाधिकार है। उन्होंने क्या कहा है कि जाति विहीनता एक क्या है, स्पेशल राइट है, विशेषाधिकार है, जिसे केवल उच्च जाति ही वहन कर सकती हैं, क्योंकि उनके जातिगत विशेषाधिकार का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पूंजी में रूपांतरण हो चुका है। तो ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोली, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। क्या कहा कि जाति विहीनता एक क्या है, स्पेशल राइट है, और इसे केवल जो हायर कास्ट है वही फेस कर सकती है, क्योंकि उनके जो जातिगत विशेषाधिकार हैं, जो जातिगत कास्ट प्रिविलेजेस हैं, वो सारी की सारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पूंजी में परिवर्तित हो चुके हैं, बदल चुके हैं। तो यानी कि जो उच्च जाति से नीचे वाले लोग होंगे, जो नीचे तबके के लोग होंगे, वो जाति विहीनता को स्वीकार ही नहीं सकते, क्योंकि वो उन चीजों को वहन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके जो कास्ट प्रिविलेजेस थे या हैं, जो जातिगत विशेषाधिकार है, न तो उनका सामाजिक रूपांतरण अभी तक सही से हो पाया, न उनका राजनीतिक रूपांतरण अभी तक सही से हो पाया, न उनकी आर्थिक पूंजी में रूपांतरण सही तरीके से हो पाया। तो जो चीज केवल एक तबके तक ही सही है, वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए कैसे सही हो सकती है? क्लियर है क्या?
आगे बढ़े। चलिए, अब वक्त की डिमांड क्या है, इसमें समय की मांग क्या है। तो जाति के संबंध में डेटा संग्रह की विश्वसनीय प्रक्रिया पूरी किए जाने तक हमारे देश के नागरिकों का विश्वास बहाल नहीं किया जा सकता। कि जो कास्ट के बारे में डेटा है, जो डेटा कलेक्शन होना है, जब तक वो पूरी तरह से एक विश्वसनीय प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप नागरिकों का विश्वास बहाल नहीं कर सकते। यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़ों को जनगणना में शामिल किया जाता है, किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में इस तरह का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। क्या यह बात क्लियर है? अगर कहीं पर भी जातिगत जनगणना होती है तो उसमें SC ST का जो डेटा वो तो शामिल होता है, लेकिन जो OBC है उसका डेटा कहीं पता नहीं होता। यानी कि सिंपल सी बात है, ओपन डिस्क्रिमिनेशन। क्या क्लियर है ये बात? क्या बात क्लियर है? आगे बढ़े। वर्ष 2011 में, क्यों 2011 में जनगणना हुई? 10 साल में होती है ना जनगणना, याद होगा आपको। वर्ष 2011 में आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस को दोषपूर्ण और अविश्वसनीय बता दिया गया है। कि 2013 की जो जनगणना थी उसे न किसी ने माना और बोला कि ये पूरी तरह से डिफेक्टिव है। यहाँ तक कि मंडल आयोग की जो सिफारिशें थीं, सिफारिशों की भी आयोग के सदस्यों के व्यक्तिगत ज्ञान और नमूना सर्वेक्षण पर आधारित होने के कारण आलोचना की गई थी। कि जो मंडल आयोग पे मेंबर आए, जो मेंबर बैठे हुए थे, लोगों ने उनके व्यक्तिगत नॉलेज पर, पर्सनल नॉलेज पर और जो नमूना सर्वेक्षण था उसकी तक उन लोगों ने आलोचना की। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्यों? सबसे पहली बात तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए कहा था कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में एकत्रित किया गया जाति आधारित आंकड़े अनुपयोगी हैं, जबकि 2016 में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा ग्रामीण विकास पर गठित संसद की स्थायी समिति को जानकारी देते हुए कहा था, व्यक्तिगत जाति और धर्म पर एकत्रित किए गए 98.87% आंकड़े त्रुटि मुक्त हैं। तो केंद्र सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की सूचना दी 2011 के डेटे की, 2016 में जब ये डेटा पहुंचा तो केंद्र सरकार ने सीधे बोला कि ये जो डेटा आया है 2011 के सेंसस का, ये डेटा किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और 2016 में जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त ने जो डेटा दिया है ग्रामीण विकास पर, वो डेटा 98.87% त्रुटि मुक्त हैं, यानी कि उनमें कोई कमियां नहीं है। तो जो जनगणना हुई उसे गलत ठहराया गया और जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 2016 में डेटा दिया, उस डेटा को 98.87% राइट माना गया। क्लियर है क्या? तो सरकार के अनुसार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़े अनुपयोगी क्यों हैं? तो सरकार के अनुसार 1931 में किए गए सर्वेक्षण में शामिल जातियों की कुल संख्या 4147 थी, कुल संख्या, जबकि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में 46 लाख से अधिक विभिन्न जातियां हैं। कितनी? 46 लाख। यह माना जा सकता है कि कुछ जातियां उपजातियों में विभाजित हो सकती हैं, लेकिन इनकी कुल संख्या
इस हद तक अधिक नहीं हो सकती। क्या बात समझ में आई? तो इंडिया के अंदर जब 1931 में सर्वेक्षण हुआ तो भारत के अंदर कुल जो जातियों की संख्या बताई गई वो 4147 बताई गई, जबकि जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई उनके आंकड़ों के अनुसार देश में 46 लाख से अधिक विभिन्न जातियां हैं। कितनी? 46 लाख, 46 लाख। और इस बात को माना जा सकता है कि कुछ जातियां उपजातियों में विभाजित हो सकती हैं, सिंपल सी बात है। कुछ कास्ट सब कास्ट में विभाजित हो सकती है, लेकिन इनकी कुल संख्या इस हद तक अधिक नहीं हो सकती है। तो जो डेटा निकल के बाहर आया था आंकड़े में, उसे बोला गया कि इतनी सारी जातियां नहीं हो सकती। हाँ, मान लिया गया कि कुछ जातियां हो सकती हैं जिनकी कुछ सब कास्ट हो, उपजातियां हों। क्लियर है क्या? तो आप इस डेटा को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, आप इस डेटा को कोड कर सकते हैं, अपनी एग्जाम कॉपी में लिख के आ सकते हैं। आगे बढ़ें। तो गणनाकारों द्वारा एक ही जाति के लिए अलग अलग वर्तनी का इस्तेमाल किया गया और इस वजह से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की पूरी कवायद अनुपयोगी हो गई है। सरकार ने कहा कि कई मामलों में उत्तरदाताओं ने अपनी जातियों का खुलासा करने से इनकार भी कर दिया था। तो जो उत्तरदाता थे, जो सरकार को रिपोर्ट शामिल कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया? अपनी ही जातियों के खुलासे करने से इनकार कर दिए। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर 10 लोग जनगणना कर रहे हैं, 10 लोग गणना कर रहे हैं और मान लो एक ही समाज की गणना कर रहे हैं वो 10 लोग, तो जो 10% है उन लोगों ने क्या किया? उनकी बात में कोई समानता नजर नहीं आई। क्लियर है क्या? उनकी बातों में कोई समानता नजर नहीं आई। इस वजह से सरकार ने बोला कि ये सारे डेटा कैसे हैं? त्रुटिपूर्ण हैं। क्लियर है ये बात? आई होप की बात क्लियर होगी। आगे बढ़ें। आप नोट्स बना रहे होंगे। बिना नोट्स के काम चलने वाला नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना नोट्स के काम नहीं चल पाएगा आपका, ये याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या रही हैं? तो इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों को उचित मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठ आकलन के बाद ही लोगों के किसी विशेष वर्ग के पिछड़ेपन का निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो जो इंदिरा साहनी मामला आया था सर्वोच्च न्यायालय के सामने, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्यों को उचित मूल्यांकन करना चाहिए और वस्तुनिष्ठ आकलन के बाद ही लोगों के विशेष वर्ग के पिछड़ेपन का निष्कर्ष निकालना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर उचित मूल्यांकन नहीं होता, जैसे होता है ना कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट में है, चलो डाल दिया, कागजी कार्रवाई तो है, पूरी कर लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि जब तक आप एक सही से एवोल्यूशन नहीं करते, आप किसी भी जाति की बैकवर्डनेस को घोषित नहीं कर सकते, उसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। और अदालत ने कहा कि इस तरह के निष्कर्षों की विशेषज्ञों की एक स्थायी निकाय द्वारा समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। और ये भी बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये बात करिए तो, लेकिन आप टाइम टाइम पे रिपोर्टें लीजिए, टाइम टाइम पे आप समीक्षा कराइए इन सारी बातों की। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब तक जाति संबंधी विवरण एकत्रित करने की विधि क्या रही है? तो गणनाकारों के द्वारा जनगणना के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति संबंधी विवरण एकत्रित किया जाता है, जबकि इसके तहत अन्य जातियों का विवरण एकत्रित नहीं किया जाता। क्लियर है? आई होप की बात क्लियर होगी। आगे बढ़े। चलिए, तो जनगणना की मुख्य पद्धति के अंतर्गत
सभी नागरिक गणना कार्य के लिए स्वघोषित जानकारी प्रदान करते हैं। तो जो उनकी स्वयं की घोषित जानकारी होती है, जो सभी नागरिक होते हैं, जैसे मान लो कोई आता होगा ना आपके यहाँ पे जनगणना करने, तो पूछता होगा आपके घर में कितने लोग हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, बच्चे कितने हैं, है ना, सर्विस में कितने हैं, जॉबलेस कितने हैं, ये सारी चीज़ें पूछता है ना। तो नागरिक गणना कार्य के लिए स्वघोषित जानकारी प्रदान करते हैं। अब तक विभिन्न राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोगों द्वारा पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का पता लगाने हेतु अपनी अपनी गणना की जाती रही है। तो जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़े वर्ग आयोग हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी जनगणना करते रहे हैं, तो उनके डेटा में कभी भी एक समानता स्थापित नहीं हो सकी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना में किस प्रकार के जाति संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं? तो स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 के बीच कई प्रत्येक जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। अन्य जातियों के विवरण को जनगणना में प्रकाशित नहीं किया गया है। आई होप की बात क्लियर होगी। तो जो SC STs हैं, SC ST, उनकी जो जातियां हैं उन्हीं के डेटा को अभी तक के जनगणना के रिकॉर्ड में प्रकाशित किया जाता रहा, और जो अदर कास्ट हैं उनके डेटा को प्रकाशित नहीं किया गया। जो OBC है उनके डेटा को प्रकाशित नहीं किया जाता रहा। तो इस तरह से इंडिया के अंदर जातिगत जनगणना के आंकड़े निकल कर आते रहे हैं 1951 से लेकर 2011 तक। हालांकि इससे पहले वर्ष 1931 तक की गई प्रत्येक जनगणना में जाति संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए जाते थे। तो 1931 तक सारे जातियों के आंकड़े प्रकाशित होते थे, लेकिन 1951 से 2011 तक केवल और केवल SC और ST के ही डेटा को प्रकाशित किया गया और अदर कास्ट के डेटा को प्रकाशित नहीं किया गया। आगे बढ़े तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के बारे में क्या जानकारी है? तो वर्ष 2011 में आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तो जो भी विभिन्न समुदाय हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति इस जनगणना से निकल कर के आती है। क्लियर है क्या? आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें। चलिए, तो इसके दो घटक थे, पहला था ग्रामीण और दूसरा था शहरी परिवारों का सर्वेक्षण। पहला क्या था? ग्रामीण, और दूसरा शहरी परिवारों का एक सर्वेक्षण तथा पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन परिवारों की रैंकिंग, और दूसरा जातिगत जनगणना। तो जो आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है उसमें दो घटक रहे। पहला कि आप एक ग्रामीण को देखें, दूसरा शहरी परिवारों को देखें, उनका सर्वेक्षण किया जाए और उनके मापदंडों के आधार पर इन परिवारों की रैंकिंग तय की जाए और इन्हीं की बेसिस पर जातिगत जनगणना हो। हालांकि सरकार द्वारा केवल ग्रामीण और शहरी परिवारों में लोगों की आर्थिक स्थिति का विवरण जारी किया गया था, जाति संबंधी आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। तो जो उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन थी, इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसके आंकड़े तो जारी कर दिए गए, चाहे वो ग्रामीण बेसिस पर हो चाहे वो शहरी परिवारों के बेसिस पर हो, लेकिन जाति संबंधी आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। तो जनगणना और सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले जनगणना भारत की आबादी की तस्वीर प्रदान करता है। ये बात याद रखना कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है टोटल, जबकि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण होती है।
कि जो राज्य सोशल वेलफेयर पॉलिसी लेकर के आती है एससी के लिए, एसटी के लिए, या मान लो ओबीसी के लिए, या किसी अदर कास्ट के लिए, तो उससे कौन कौन लाभान्वित हो रहा है, कौन कौन लाभार्थी है, इन चीज़ों को डेटा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर ही निकल पाते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है ये बात? आगे बढ़ें। चलिए, जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती है और इसके सभी आंकड़ों को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC के तहत दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ प्रदान करने और या रोकने हेतु उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहती है। तो जो जनगणना है वो 1948 का अधिनियम जो आया था, जनगणना अधिनियम, उसके अंतर्गत आती है। और जो भी परिवार SECC को जानकारी देते हैं वो सारी जानकारी सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ प्रदान करने या रोकने हेतु उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहती है। क्लियर है क्या? जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में चर्चा में आया था राशन कार्ड सरेंडर के लिए कि यूपी गवर्नमेंट ने राशन कार्ड सरेंडर करने को बोला है कि जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो गई है और तब भी मान लो परिवार में पहले मान लो परदादा के नाम पे बना हुआ था और परदादा तो चल बसे, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, उस परिवार से जुड़े हुए लोग आज भी उस राशन कार्ड पर खा रहे हैं। हालांकि बाद में यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, स्पष्ट किया है इस बात को। ये सारी बातें कहाँ से निकल के आती हैं? इन्हीं जनगणना के डेटा के आधार पर, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आधार पर ही निकल के आती हैं, उन्हें पता चलता है ये सारी बातें। क्लियर है? आगे बढ़ें। तो जातिगत जनगणना के लाभ क्या हैं? तो प्रत्येक जाति की आबादी की सटीक संख्या का पता चलता है, सभी का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण नीति को तैयार करने में मदद करेगी। तो जो आरक्षण की नीतियाँ बनती हैं, क्योंकि अब आरक्षण मुझे भी लगता है कि सभी को देने की नीड क्या है, क्योंकि समाज के अंदर अगर समानता स्थापित करनी है तो ऐसा नहीं है कि 1947 से लेकर के अभी तक देश में या समाज में कुछ भी उत्थान नहीं आया है। तो वही पुरानी पॉलिसी रख करके देश को बर्बादी के रास्ते में डालने से बेटर है कि पॉलिसीज को इम्प्रूव करो। जो लोग उभर के आगे आ चुके हैं वो लोग अपने बिजनेस में, अपने काम में चल रहे हैं, तो उन्हें उस चीज़ से बाहर करो। एक क्राइटेरिया तय करो, BPL का क्राइटेरिया होता है, क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया जैसे बना था, ऐसे ही और भी क्राइटेरिया तय किए जाएं और उन क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो सच में इसके हकदार हैं। ये नहीं कि मिनिस्टर SC है और मिनिस्टर होने के बावजूद भी उसके पूरे परिवार को आरक्षण मिल रहा है, जबकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। पता चला कोई ऑफिसर है, वो SC है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई, अच्छा खासा परिवार चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका परिवार आरक्षण का फायदा उठा रहा है, तो ये कहीं का जस्टिसेबल नहीं है। तो जातिगत जनगणना के लाभ पर आप ये कह सकते हैं कि जो डाटा मिलता है उसकी और ज़्यादा एवोल्यूशन होनी चाहिए और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट रिजल्ट में पहुंचे और इन रूल रेगुलेशन को, पॉलिसीज को अपडेट करें। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब संबंधित चिंताएं क्या है? तो संभावना है कि जातिगत जनगणना से कुछ वर्गों में नाराजगी पैदा होगी और कुछ समुदाय अपने लिए अधिक या अलग कोटा की मांग करेंगे। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि कुछ जातियां क्या होंगी, नाराज होंगी। तो सिंपल सी बात है, जहाँ से वोट बैंक खिसकेगा यहाँ वहाँ, तो सरकारें, नेताएं क्या करते हैं? बस वही करते हैं कि हमारा वोट बैंक बचा रहे, हमारी सरकार बची रहे, हमारी कुर्सियां बची रहें, देश चाहे जहाँ जाए। तो कथित तौर पर यह माना जाता है कि मात्र व्यक्तियों को किसी जाति से जुड़े होने का ठप्पा लगाने से
समाज में जाति व्यवस्था हमेशा बनी रह सकती है और इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर मेन मुद्दा तो जाति ही होता है हमेशा, अक्सर देख लो। क्लियर है क्या ये बात? ये चिंता के विषय हैं और चिंता के विषय सरकार बहुत जल्दी देखती है, चाहे सॉल्यूशन उससे 1000 गुना बेहतर हो, लेकिन उस चिंता को सॉल्यूशन से बढ़कर दिखा देगी। क्लियर है क्या? जैसे देखो वो कोई नेता है वो किसी जाति की पैरवी करता मिलता है, तो कोई दूसरा नेता वो किसी जाति की पैरवी कर रहा है। आगे बढ़े। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू ये है कि हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए। पहला जो टॉपिक डिस्कस किया वो ऐप्स बैन को लेकर, चाइनीज ऐप को इंडिया में बैन किया गया, वो किसके आधार पर होता है? तो जो आईटी एक्ट है आपका उसके आधार पर होता है। आईटी एक्ट जो 2000 है, और 2000 की धारा कौन सी? 69A। ठीक है, दलीलें क्या दी गई वो मैंने आपको बताई। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा? दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना क्लियर है? ये जो जनगणना है ये कहाँ से हो रही है भाई? जनगणना अधिनियम 1948, 1948। ये आपको याद रखना है। क्यों जरूरी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये सारी बातें मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर की हैं। तो शेयर करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर चाहते हैं कि हमारी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहें तो मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना मत भूला करो। दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।